हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग आज इवैल्यूएशन का टॉपिक करेंगे। इवैल्यूएशन का टॉपिक जो है मैं पार्ट्स में कंप्लीट करा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया था कि इसको हम पार्ट्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो टेट एग्जाम हो जैसे कि CTET या कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम, या फिर रीट की बात कर लो, या फिर इसके अलावा DSSS, KVS, NVS, इन सब का ये चहीता टॉपिक है इवैल्यूएशन। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी है और इस टॉपिक में आप देखोगे ना, इसमें डिवाइड करके जब आप देखोगे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा, हमने जाना कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हमने असेसमेंट के बारे में जाना कि असेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, फिर हमने जाना कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, एंड देन हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े थे जिसमें हमने नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस के बारे में बात की थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होने चाहिए आपको कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन सी है, नॉर्म एंड क्राइटेरियन का क्या डिफरेंस है, राइट। अब बात करेंगे असेसमेंट के बारे में। तो देखो, अब हम पहले फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को पढ़ेंगे। जिसने फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को अच्छे से जान लिया उसी को आगे समझ में आएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इनको अच्छे से क्लियर करो और फिर आपको मैं वो टॉपिक समझाऊंगी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, फिर समेटिव असेसमेंट पे जाएंगे। लेकिन पहले ना मैं इसका एक छोटा सा एक लाइन में इसका नटशेल में समझा देती हूँ, एक डिफरेंस, ताकि आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जैसे कि अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये ना ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, लाइक प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये लिख लो, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। एंड समेटिव असेसमेंट ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है। जैसे कि देखो, सम से ही समझ में आ रहा है, सम दैट मीन्स टोटल सम, या ये कह लो लम सम, है ना। तो ये एक एंड प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल एंड में किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस आपको नटशेल में इसका पता होना चाहिए। अब लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ाते बढ़ाते बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए क्लास के अंदर ही, तो वो क्या हुआ, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ। जैसे कि सपोज करो मैं आपकी एक लाइव क्लास ले रही हूँ, लाइव क्लास में मैंने आपको यही टॉपिक पढ़ाया और बीच में मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या जितना मैंने पढ़ाया है उसको 2 सेंटेंस में कंप्लीट करके बताओ। तो ये मैंने क्लास के अंदर ही आप लोगों का एक असेसमेंट ले लिया, एक आकलन कर लिया, ठीक है। और ये आकलन मैंने इसीलिए किया, ये जानने के लिए कि जो मैंने पढ़ाया है आपको कितना समझ आया है, और अगर कहीं पर आपको गैप लग रहा है या लैक लग रहा है लर्निंग में कि हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, तो वहां पर मैं उस गैप को फिल करने की कोशिश करूंगी। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या होता है, वो टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है। एंड ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले कि आप कहां पर लैक कर रहे हो एंड आपने कहां पर कितना ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। और अगर कहीं पर आप लैक कर रहे हो, जैसे कि कुछ चीज आपको नहीं समझ आई, तो मुझे वो पता चल जाएगी फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान, ठीक है। तो मैं उस लैक को या उस गैप को फिल करने की कोशिश करूंगी ताकि आप में इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो यही मेन मोटिव होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो क्लास के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब आगे देखो, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे कि मैं चैप्टर पढ़ाए जा रही हूँ, बीच बीच में आप लोगों का असेसमेंट करे जा रही हूँ, तो ये क्या है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता रहता है क्लास के अंदर। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, विच इज कंडक्टेड to gather information about the learner's performance and to give them appropriate feedback for improvement। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो क्लास के अंदर लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है टीचर एंड लर्नर्स के बीच में। एंड ये इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि टीचर को लर्नर्स की परफॉर्मेंस के बारे में पता चले
कि बच्चों को कितना तो समझ आ रहा है और कहां पर बच्चे लैग कर गए हैं, एंड गिव देम अप्रोप्रिएट फीडबैक। उसी हिसाब से फिर बच्चों को फीडबैक दे दिया जाता है, पेरेंट्स को फीडबैक दे दिया जाता है। जैसे कि स्कूल में होता है ना, पीटीएम होती है, तो वो पीटीएम क्यों होती है? वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि वो इसीलिए होती है ताकि हम बच्चों के जो फीडबैक है, लर्नर्स के फीडबैक उनके पेरेंट्स को बता पाए, फैकल्टीज को बता पाए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बच्चा इंप्रूव करेगा, क्योंकि जहां पर बच्चा लैग कर रहा है हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे है सिंस इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, तो इसीलिए देयर इज नो चांस ऑफ फाइनल एग्जाम। तो यहां पर क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्लास के अंदर होता है, तो यहां पर फाइनल एग्जाम नहीं होता, बल्कि फाइनल एग्जाम यहां होता है। आई बात समझ में? इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू। अब देखो यहां हमने ये देखा कि ये लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन लर्नर्स के अलावा ना ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर के लिए भी हेल्पफुल है। टीचर के लिए क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि देखो टीचर को ना अपने मेथड्स के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। एंड सपोज करो कि कहीं पर अगर टीचर को लग रहा है कि मेरे मेथड से बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर वहां पर क्या करती है? नेसेसरी चेंजेस करती है अगर उनको जरूरत लगती है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया, ठीक है, अब मैंने इसको बोर्ड पे लिखकर समझाया, ठीक है, ये मेरा मेथड है कि मैंने बोर्ड पे लिखकर आपको समझाया। अब मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ये पता चलेगा क्या ये मेरा मेथड सक्सेसफुल रहा। अगर सपोज करो ये मेरा मेथड सक्सेसफुल नहीं रहा, तो ये मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान पता चल जाएगा कि भाई प्रियंका एक काम करो, बच्चों को ऐसे बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों ना बच्चों को कुछ और तरीके से समझाया जाए। तो मैं क्या करूंगी? कुछ और मेथड्स यूज करूंगी ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम अभी तक समझे जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्नर्स को कैसे हेल्प करता है? लर्नर्स को हेल्प करता है कि लर्नर्स की परफॉर्मेंस कितनी है, कहां पर वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहां पर उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये टीचर के लिए भी इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि टीचर को ये पता चलता है कि टीचर जो स्ट्रैटेजीज या जो मेथड्स अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या वो मेथड सक्सेसफुल है, और अगर वो मेथड सक्सेसफुल नहीं है और कहीं पर रिक्वायरमेंट है मेथड को चेंज करने की, तो टीचर क्या करती है? उन मेथड्स को फिर चेंज करके पढ़ाती है बच्चों को। इट हेल्प्स द टीचर टू नो द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ द लर्निंग। जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं उनके बारे में टीचर को पता चल जाता है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में टीचर को पता चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अच्छा चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है स्टेट्स के बारे में बच्चों को बता रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। जैसे कि टीचर जो है स्टेट्स के बारे में बच्चों को बता रही है, ओके, स्टेट्स के बारे में पढ़ा दिया कि कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ यहाँ ये स्टेट्स हैं, ये सब बता दिया। अब टीचर ने बच्चों से पूछा चलो अब बताओ हरियाणा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। फिर दूसरों से पूछा अच्छा बेटा आप बताओ कि राजस्थान कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, आप बताओ कि असम कहाँ पर लोकेटेड है। इस तरीके से टीचर ने फिर क्या करा, ये समझने की और ये जानने की कोशिश की क्लास के दौरान कि जो मैंने बच्चों को स्टेट्स के बारे में पढ़ाया है, अब अगर मैं बच्चों से पूछती हूँ तो मतलब बच्चों को कितना समझ में आया है। तो अगर बच्चे अच्छे से लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से लोकेट कर रहे हैं मैप पे, तो भाई ठीक है, टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन अगर कहीं पर बच्चों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी या बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो वहां पर टीचर अपने मेथड्स को चेंज करेगी एंड ये देखेगी कि किस बच्चे को किस मेथड से समझ आ रहा है। तो ये जो है हेल्प कहां से मिलती है टीचर को, ये मिलती है हेल्प फॉर्मेटिव असेसमेंट से। अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है ना, पढ़ाने के बाद मैंने कहा किसी एक स्टूडेंट को कि जो मैंने पढ़ाया है अब इसको ना 3 या 4 सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। तो आप उसको 3 या 4 सेंटेंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे जितना आपको समझ आया है। तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग के दौरान ड्यूरिंग प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड है एंड ये इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे इंप्रूव करें। बच्चों को भी इसमें हेल्प इसलिए मिलती है क्योंकि बच्चों को अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। तो बेसिकली
यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो आपको ध्यान रखना है, ये लाइन तो आप ना एकदम हाईलाइट कर लेना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग के गैप के बारे में पता लगाया जाता है। गैप का मतलब कहां बच्चे लैग कर रहे हैं। फिर टीचर जो है उस चीज का फीडबैक देती है कि बच्चे कहां कहां लैग कर रहे हैं। फीडबैक देने के बाद बच्चे के अकॉर्डिंग मेथड्स चेंज करके रेमेडियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड बच्चे का फिर इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा इंप्रूव करे, उस गैप को फिल करने की कोशिश की जाती है। तो यहां से काफी बार क्वेश्चन आए हैं, ये आपको लाइन यूं की यूं ध्यान रखनी है। ये जो अप्रोच है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें ना हमें मेटा कॉग्निशन अप्रोच देखने को मिलती है। मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है दैट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू थिंक अबाउट देयर ओन लर्निंग। देखो इसमें क्या होता है, हम ना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कहां पर बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, हमने फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड कर दी, उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड कर दी। जब हम बच्चों को यहाँ फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिल रहा है सेल्फ असेसमेंट करने का, सेल्फ करेक्शन करने का, सेल्फ अवेयरनेस का। इसी को क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निशन कहते हैं। एंड ध्यान करो ये चीज हमने पियाजे में भी पढ़ी थी। तो देखो मेटा कॉग्निशन का मतलब ही यही होता है जब अपने बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है, कि सेल्फ करेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, इसको कहा जाता है मेटा कॉग्निशन। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या टॉप ऑफ। नेक्स्ट है इट इज डन इन क्लास। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्मेटिव। इसके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा कंडक्ट करना पड़ेगा मास में या ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है कि क्लास में होता है और ये बहुत ही थोड़े से टाइम पीरियड में जो है डन हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी पर बेस्ड है समेटिव असेसमेंट। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है एंड में क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो यहां पर क्या होता है, फाइनल एग्जाम होते हैं। देखो जैसे कि यहां पर क्लास के अंदर क्या है, टीचर ने पूछाताछी कर ली, बच्चों से पूछ लिया उनको कितना समझ आया ये सब, लेकिन यहां पर फाइनल एग्जाम होता है। ओके, तो फाइनल एग्जाम क्यों होता है आपको भी पता है कि अगर फेल हो जाओगे तो आप उसी क्लास में रह जाओगे। वैसे तो नहीं है, ये सीबीएसई का कुछ रूल्स होते हैं। हमारे टाइम पे तो होता था, लेकिन अभी के टाइम पे सीबीएसई में ऐसे रूल्स हैं कि आप फेल नहीं कर सकते। बट स्टिल यहाँ पर बच्चों को क्या है ना कि नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करने के लिए समेटिव असेसमेंट किया जाता है ना। अब चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो ये ऑन गोइंग प्रोसेस भी है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एंड में किया जाता है ना। जैसे कि आपका सिलेबस खत्म हो गया मिड टर्म का और मिड टर्म हो गई तो एंड में किया ना आपका सिलेबस खत्म होने के बाद, या फिर आपका एंटायर ईयर का सिलेबस खत्म हो गया तब आपके ये वाले एग्जाम हो गए, है ना, एनुअल एग्जाम हो गए। तो ये तो एंड में होता है, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है इट हैपेंस एट द एंड ऑफ द कोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाते हैं। ओके, अब एग्जाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव में आपका ओरल भी हो सकता है, आपका रिटन भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्टर या फिर टाइप ऑफ द कोर्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और एक फाइनल स्कोर दे दिए जाते हैं बच्चे को, और फिर देखा जाता है कि बच्चे का क्या है कि इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस जो है यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल स्कोर दे दिए जाते हैं एंड एक कह सकते हो वैल्यू जजमेंट पास कर दी जाती है। यहाँ पर वैल्यू जजमेंट पास करने का मतलब है आपके स्कोर बता दिए जाते हैं कि आपने इतने स्कोर लिए हैं, या फिर आपका पूरे एंटायर जो आपने कोर्स किया है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, और आप आप नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, नेक्स्ट कोर्स को आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। देयर इज नो स्कोप ऑफ गिविंग फीडबैक। देखो आपको भी पता है, आप एनुअल एग्जाम देते हो, क्या आपको कोई फीडबैक मिलता है, नहीं मिलता ना। यहाँ पर तो फीडबैक दे दिया जाता है कि बच्चे को यहाँ दिक्कत है, बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को ये चीज समझ नहीं आ रही है, वो नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दी जाती है ना, और कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड दे दी जाती है, आपके नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है फीडबैक नहीं दिया जाता कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, फीडबैक का काम यहाँ होता है। यहाँ पर देयर इज नो चांस ऑफ गिविंग द फीडबैक्स।
देयर इज नो स्कोप फॉर गिविंग फीडबैक इन समेटिव, जो मैंने अभी आपको बात बता दी, देयरफॉर इट इज लेस बेनिफिशियल फॉर टीचर एंड लर्नर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फीडबैक जो है नहीं दी जाती है, तो इससे ना तो टीचर को पता चल रहा कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, ना ही बच्चों को पता चल रहा कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कि उनकी वीकनेस क्या है ना, क्योंकि यहाँ फीडबैक नहीं प्रोवाइड की जाती। दिस मेथड डज नॉट हेल्प द टीचर टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पर टीचर को हेल्प इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि टीचर को पता ही नहीं चल पाता कि बच्चों की वीकनेस क्या है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, और लर्नर्स को भी ये नहीं समझ आता कि उनकी वीकनेस क्या है। वो यहाँ पर मेटाकॉग्निशन कर ही नहीं पाते, अपने बारे में कोई असेसमेंट कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नो मेटाकॉग्निशन। समेटिव असेसमेंट में बच्चों को समझ ही नहीं आता कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को असेस कर पाते हैं, अपना आकलन कर पाते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फीडबैक दी जाती है, बट यहाँ फीडबैक नहीं दी जाती है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे कि एनुअल एग्जाम हो गया, मिड टर्म एग्जाम हो गया, इट डील्स विद फाइनल प्रोडक्ट। एकदम एंड में किया जाता है, फाइनल मतलब जो बिल्कुल एंड में जो किया जाता है ना, एकदम फाइनल जो आपके एग्जाम होते हैं वो है ये। सो देयर इज हार्डली स्पेस फॉर रिविजन आफ्टर असेसमेंट। तो यहाँ पर जो है रिविजन का भी आपको टाइम नहीं मिलता। अच्छा देखो, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका वाइवा। आपको पता है ना, आपके वाइवा हमेशा हुए, आप इनफैक्ट आपके बीएड में भी वाइवा हुए हैं, राइट। तो आपने देखा ना कि वाइवा लेने वाला इंस्ट्रक्टर आता है, वाइवा लेकर चला जाता है और आपके मार्क्स लगा दिए जाते हैं। क्या वाइवा लेने वाला आपको ये बताता है बेटा आपने यहाँ पर गलती कर दी, आप यहाँ पर रह गए, आपको ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए? नहीं बताता ना। वाइवा वाला आता है, लेकर आपके नंबर लगाकर चला जाता है। तो वो क्या है? वो समेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना आपको फीडबैक मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, आपको बस वहां पर क्या मिल रहे हैं? स्कोर मिल रहे हैं। एंड वाइवा कब किया जाता है? आपका इंटायर कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तब किया जाता है। तो वो क्या हुआ? वाइवा समेटिव असेसमेंट हुआ, है ना। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मैंने बता दिया कि वैल्यू जजमेंट मतलब आपके फाइनल स्कोर वगैरह बता दिए जाते हैं, जजमेंट पास कर दी जाती है, और यहाँ पर बच्चों को जो है अपनी अवेयरनेस, अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता। सो यू कैन से यहाँ पर मेटाकॉग्निशन का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज डन आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लास के बाहर कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर को सॉरी नॉट टीचर, इंस्ट्रक्टर जो फाइनल एग्जाम लेते हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है समेटिव असेसमेंट को कंडक्ट करने में। पूरा मैनेजमेंट होता है, आपको पता है ना, पूरा मैनेज किया जाता है, पूरा मैनेजमेंट होता है जो डिसाइड करते हैं कि कब किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा, किस तरीके से पेपर आएगा। पूरा एक पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है एंड इसमें ना ज्यादा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स है, वेयर एज इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब यहां पर हमारा जो ये पॉइंट है ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अगर मैं इसको नटशेल में और समझाऊं तो आपको देखो कैसे याद रखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान हुआ, पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने जो है क्वेश्चन पूछ लिए, टीचर को पता लग गया बच्चे की यहाँ कमी है, टीचर ने अपने मेथड्स को चेंज कर लिया, बच्चों को फीडबैक दे दी, बच्चों को भी पता चल गया हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और फिर टीचर अगर कहीं पर बच्चा लैग कर रहा है, गैप उसका आ रहा है लर्निंग में, तो वहां पर टीचर उस गैप को फिल करके क्या करती है, बच्चे को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, राइट। जिससे बच्चे को मेटाकॉग्निशन के बारे में अपनी खुद की अवेयरनेस के बारे में बच्चे को पता चलता है। वेयर एज समेटिव असेसमेंट बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है ना। जैसे एनुअल एग्जाम हो गए, मिड टर्म एग्जाम हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें फीडबैक नहीं होता, आपको फाइनल स्कोर पकड़ा दिए जाते हैं जैसे कि वाइवा में होता है, आपको कोई फीडबैक इसमें नहीं मिलता। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक जजमेंट पास कर दी जाती है, एक वैल्यू जजमेंट। इसके अलावा ये एक फाइनल प्रोडक्ट है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि क्लास के बाहर कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि स्कोप ही नहीं है इंप्रूव करने का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो फाइनल स्कोर आपको दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पर आपके पास इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट आपको आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा उसमें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इनके बारे में बात करेंगे। और यहां से ना जो एग्जामिनर है वो बड़ी तिकड़मबाजी करके क्वेश्चन डालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने उसको भी सुनना है। तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना। स्टिल कोई डाउट है,
कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड यहाँ पर जितना मैंने लिखा है इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोट्स बना लो, नोट्स बना लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एंड आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका गौर, PRIYANKAGAURR, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ स्क्रीन पर भी आप लोगों को जो है उसका यूज़र नेम दे दूंगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, इसकी PDF वगैरह जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।